नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 9 विधेयक हुए पारित। संचालन में सहयोग के लिए सभापति ने सभी का जताया आभार। 3 सांसदों को विदाई। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दिया बयान। प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। पिछड़े जिलों के विकास की रणनीति बनाने में जुटी केंद्र सरकार। 100 से ज्यादा जिलों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आज करेंगे संबोधित। न्यू इंडिया की परिकल्पना को ध्यान में रखकर नीति आयोग का सम्मेलन। अमेरिका ने रोकी पाकिस्तान की हर तरह की सैन्य मदद। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने तक निलंबित रहेगी सहायता। धार्मिक हिंसा को लेकर पाकिस्तान को विशेष सूची निगरानी में किया शामिल। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए जानकारी दी कि इस सत्र में 9 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि 19 नए गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदन में देश की अर्थव्यवस्था और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर सकारात्मक चर्चा हुई। Despite some disruptions and adjournments, 9 government bills were passed. 19 private member bills were introduced and 1 private member bill was discussed at length. The House also deliberated the important issue of the state of economy and employment generation besides the high levels of air pollution in Delhi. Yesterday only we have witnessed how in-depth analysis was made with regard to the economic situation of the country on a short duration discussion, and various sides of the House have made their contribution, highlighted the strengths and weakness of our economy, and the leader of the opposition has summed up the discussion, leader of the House has summed up the discussion and then explained the actual position and the government stand. So that should be an ideal situation for all of us in future also, to see that we discuss issues in depth, at length, in a meaningful and constructive manner. During the 4 days when the question hour was taken up, please underline, during the 4 days when question hour was taken up, 46 stalled questions were orally answered. Besides 51 members making 0-hour submissions. और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और सभापति एम वेंकैया नायडू ने तमाम सकारात्मक पक्ष गिनाए। साथ ही ये भी कहा कि राजनीतिक गतिरोध की जगह सदन को नहीं बनना चाहिए। किस तरह से आका जाए शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के कामकाज को? देखिए प्रीति, राज्यसभा का जो शीतकालीन सत्र रहा ये अवरोधों से भरा रहा, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी जैसा कि सभापति ने कहा कि इस संसद जो है बहस की जगह होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीति का एक्सटेंशन यहाँ पर हो जाए और राजनीति के मुद्दे पर सदन को की कार्यवाही को बाधित किया जाए, उसको उन्होंने गलत बताया। और लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 9 बिल इस सत्र में पास किए गए हैं और इसके अलावा जो 34 घंटे का वक्त है वो अवरोध के चलते बर्बाद हुआ है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि 2 जनवरी को एक ऐसा इतिहास बना था जो 15 सालों के बाद, जिस दिन सारे स्टार्ट क्वेश्चन जितने भी लिस्ट थे वो सारे लिए गए, स्पेशल मेंशन भी लिए गए और 0 आवर के जो मुद्दे थे वो सारे सांसदों ने अपने उठाए। तो वो उसको एक नज़ीर बनाते हुए उन्होंने कहा कि कामकाज अगर सांसद चाहें, दोनों अगर एक सहमति बना ली जाए तो उसमें उसके बाद कामकाज बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ज़रूर दिलाया और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला जो सत्र होगा उसमें ये सहमति बनेगी। लेकिन जो कई मुद्दे थे जो पाकिस्तान को लेकर, चाहे जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जो कांग्रेस की आपत्ति थी कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे या कोई बयान हो, वो मुद्दा सुलझाया गया। उसके बाद अब जो ट्रिपल तलाक पर जो गतिरोध बना हुआ है अभी भी कायम है। विपक्ष उस पर लगातार मांग कर रहा है कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। वो मुद्दा सुलझा नहीं है, वो आज के ये कार्यवाही सूची में आज शामिल था लेकिन वो आज नहीं हो पाया। अब अगले सत्र का इंतजार करना होगा कि सरकार उसको किस तरह से उसका रुख रहता है उसको लाने में आगे, लेकिन वो एक गतिरोध लगातार बना हुआ है। लेकिन सभापति ने अपनी चिंता यहाँ पर जरूर जताई है। प्रीति, बिल्कुल। और 3 सांसदों को आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विदाई भी दी गई। जी हाँ, देखिए ये कांग्रेस के तीनों सांसद हैं, कर्ण सिंह, उसके अलावा जनार्दन द्विवेदी और परवेज हाशमी, जो दिल्ली के क्षेत्र से चुनकर आते हैं। दिल्ली के जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा में भेजने के लिए वो 3 सांसदों की है और तीनों 27 जनवरी को यहाँ रिटायर हो रहे हैं। तो आज उनका विदाई
था जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी ओर से उनको विदाई भाषण दिया गया और अध्यक्ष ने भी जो है आसन से उनके कामकाज को सराहा है और उनको उनके अच्छे कामों को याद किया और कहा कि पब्लिक लाइफ में उनका जो योगदान है वो जारी रहेगा। तो ये आज तीनों सांसदों के यहाँ पर भाषण, 2 सांसद यहाँ जो मौजूद थे उनके भाषण भी हुए, विदाई भाषण उनका हुआ और उनके कामकाज को काफ़ी सराहा गया। बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे सत्र को देखा जाए पंचानन, जैसा आप भी बता रहे हैं कि गतिरोध को लेकर ज़्यादा चर्चा होगी, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 3 तलाक से जुड़े विधेयक को लेकर राज्यसभा की तरफ सबकी नजरें थी। दूसरी तरफ एक ऐसा भी संदेश, जब एक सुर में बोलने का वक्त आया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का वक्त आया कुलभूषण जाधव के मसले पर, उस समय सदन में एकता दिखाई दी। मिला जुलाकर कहें तो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं शीतकालीन सत्र में। बिल्कुल, कुलभूषण जाधव के मसले पर जो स्टेटमेंट दिया गया था विदेश मंत्री की ओर से, उसके बाद जो उस पर चर्चा हुई, सभी दलों के सांसदों ने और पूरे ये कह लीजिए कि सदन ने एक स्वर से उस भारत का जो स्टैंड है, जो कुलभूषण जाधव के मामले में उसको सरकार का जो स्टैंड है उसका पूरा समर्थन किया और ये साफ दिखा था यहाँ पर कि कितनी एकता से जो है सभी ने अपनी बात रखी। और जब बात राष्ट्रीय हित की आती है तो सारे सांसद हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी मत के हों, वो सभी एक हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा हमको देखने को मिला था। उसके अलावा जो अल्पकालिक चर्चा हुई थी यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर, जो 2.5 घंटे और वो जो चर्चा कल यहाँ पर संपन्न हुई, वो बहुत अच्छी चर्चा देखने को मिली थी। और उसमें जो एक सभी सांसदों ने एक डिटेल्ड जो एक प्रेजेंटेशन एक तरह से कह लीजिए उसको दिया और उसके बाद उसका जवाब भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है और नौकरियों की स्थिति कैसी है। वो एक बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पर सामने आई थी और 9 बिल यहाँ पर पारित जरूर किए गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो एक 3 तलाक का बिल है उसको लेकर जो अवरोध है वो लगातार बना हुआ है और उसको शायद वो अगले सत्र में उसका कोई गतिरोध का निकलने का रास्ता सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, इस तमाम जानकारी को विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में 3 सांसदों को विदाई दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह, जनार्दन द्विवेदी और परवेज हाशमी के योगदान को याद किया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इन नेताओं के योगदान को अहम बताया। राज्यसभा में अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह ने सदन में चर्चा के स्तर और गतिरोध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों ने नए भारत को बनाने में अहम योगदान दिया। दिल्ली से राज्यसभा के इन तीनों सांसदों का कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। Honorable members, 3 of our colleagues, the 2 seniors, Dr. Karan Singh, Sri Janardhan Dwivedi ji and Sri Parvez Hashmi ji, representing the National Capital of Territory of Delhi, will be retiring on 27th of January 2018 on completion of their term of office. Since their retirement will be during the intervening period between the conclusion of this session and the commencement of the next session, I take this opportunity on the last day of this session to bid them farewell. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this House and the parliamentary committees, and also in the process to nurturing and strengthening of our parliamentary democracy and in enhancing the dignity and prestige of this august House. I place on record my heartfelt appreciation for the valuable contributions and services rendered by them to our democracy and to the society at large. I wish the retiring members, Sri Karan Singh ji, Sri Janardhan Dwivedi ji and Parvez Hashmi ji, all the best, and also I wish them good health, happiness, modicum of leisure and many more years of service to the nation. After having served my home state as head of the state for 18 years, 50 years ago at the age of 36, I came to Delhi and joined Mrs. Gandhi's cabinet. And for these 50 years, out of them 40 years I have been a member of parliament. 4 times in the Lok Sabha and 4 times in the Rajya Sabha, both on the treasury benches and in the opposition in both houses. And it has been fascinating to see the evolution of parliament over all these years and how our constitution gives us the flexibility to adapt to changing economic, social and political compulsions. There's also, we witnessed an explosion in the media, for example. When we started, there were 2 channels, now there are 500 channels. That has also changed the complexion
of our politics. And Parliament has evolved, sir, over these 50 years, but not all the changes have been positive, I must say. I mean, I used to remember when I went to the Lok Sabha first, there were brilliant debates with Hiren Mukherjee, with Madhu Limai, with Nath Pai, with Atalji, and here Bhupesh Gupta. Those sort of debates now seem to me to be becoming rarer, and the disruptions are becoming more frequent. So all I would say is that I think we need to do a little retrospection to see what we can do to assure that the parliamentary system functions according to the rules and positively. So looking back at this vast panorama of half a century, I had the privilege of interacting with a huge spectrum of political colleagues from every region, every religion, every caste, every community. I was a witness to or participant in every single general election since 1952. And I had the privilege of interacting, as Ghulam Nabi has said, with all the prime ministers. When I was up in Jammu and Kashmir, my mentor Pandit Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri ji. And when I came here, of course, Srimati Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, P.V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh ji, and now Narendra Bhai Modi. So this has been a great experience for me. And I noticed one thing, sir, despite sharp differences of opinion and of ideology, very often expressed in intemperate language, one thing is common in all these people. They were all in their own way working for what Pandit Jawaharlal Nehru called the exciting adventure of building a new India. जो साधारण घरों से पैदा होकर ऊपर उठे, मेरे लिए उनके मन में बहुत आदर है जो साधारण कार्यकर्ता रहकर नेता बने हैं। बौद्धिक दृष्टि से हमारी सद्भावना गरीब के दुख दर्द से हो सकती है, लेकिन अगर उस दर्द को आपने जिया नहीं है, भोगा नहीं है, तो ना आप सही संपूर्ण नेता बन सकते हैं और न संपूर्ण रूप से बौद्धिक बन सकते हैं। ऐसा एक मन में विश्वास शुरू से रहा। जहां तक संसद की सदस्यता का प्रश्न है या ऐसे किसी प्रश्न है, यहां हम जो बैठे हैं, असल में जिनकी वजह से बैठे हैं वो बाहर है। लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस सत्र के दौरान 16 बिल सदन में पेश किए गए और 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई। सदन की कार्यवाही के दौरान विधेयकों के अलावा कई मुद्दों पर बहस भी हुई। इसके अलावा संसदीय समितियों और मंत्रालय से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे गए। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पेश किया। इसके अलावा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2018 भी पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री समेत सभी मंत्रियों और सांसदों का सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए आभार जताया। इस सत्र में व्यवधानों और इसके परिणाम स्वरूप किए गए स्थगनों के कारण 14 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट हुआ। फिर भी सभा ने 8 घंटे और 10 मिनट तक देर से बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, राज्य मंत्री उनके साथ में, और विभिन्न दलों के नेताओं, खड़गे जी समेत, खड़गे जी का नाम ले रहे हो, बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और हम सीधा रुख करेंगे संवाददाता रविंद्र सिंह शौरान का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हम देखें तो शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की बात करें तो 16 बिल सदन में पेश किए गए, 12 विधेयकों को मंजूरी भी दी गई। कई मुद्दों पर हमने अच्छी बहस भी सुनी। शीतकालीन सत्र को लेकर लोकसभा के कामकाज को कैसे देखा जाएगा? जी, जहां तक बेहतरीन बहस का प्रश्न है, तो कल जिस तरीके से उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने के लिए एक
जो बिल पेश किया गया था उस पर जो बहस हो गई उसकी काफ़ी चर्चा हुई और उसको काफ़ी बेहतर तरीके से देखा गया है कि अगर इस तरीके से संसद बहस करती है तो कोई भी समस्या हो उनके समाधान निकाले जा सकते हैं और एक अलग जो स्टैंडर्ड है वो राइज किया गया था कल जब ये बहस हुई थी। इसके अलावा पूरा जो आज सुमित्रा महाजन ने जिस तरीके से स्पीकर ने बताया कि 12 बिल पारित किए गए, इसके अलावा 14 घंटे और 51 मिनट, हालांकि अवरोध की वजह से यहाँ पर अवरोध के कारण जो है वो दिक्कत आई, लेकिन 8 अतिरिक्त घंटे बैठकर उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश यहाँ पर सदस्यों ने की। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के तमाम दलों का धन्यवाद किया कि उन्होंने स्मूथ फंक्शनिंग जो हाउस की थी उसको चलाने में सहयोग दिया। साथ ही आज जब प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा और अपना जो कृषि की जो उनकी निधि है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। जिस तरीके से कृषि में फिलहाल संकट पैदा हो रहा है वो अलग अलग कारणों की वजह से हो रहा है और केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है उससे निपटने के लिए। इसके अलावा जो 2 बिल अहम जो है वो आज पेश किए गए और आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने बताया कि किस तरीके से सरकार आयुर्वेद और यूनानी रिसर्च जो सेंटर है उनमें रिसर्च के प्रावधान लेकर आ रही है, उसके लिए अतिरिक्त बजट लिया जा रहा है, उसके लिए देश के अलग अलग कोनों में रिसर्च सेंटर्स खोले जा रहे हैं। ये कुछ अहम प्रश्न आज की तारीख में जो प्रश्नकाल हुआ उसमें पूछे गए। इसके अलावा जो सदन की कार्रवाई के दौरान स्पीकर ने बताया कि 98 जो है इस बार एक बड़ा फिगर है, 98 प्राइवेट मेंबर्स बिल वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। बिल्कुल, बहुत रविंद्र, इस तमाम जानकारी को विस्तार से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद भवन में आज 2018 का राज्यसभा का कैलेंडर जारी हुआ। उपसभापति पीजे कुरियन ने कैलेंडर की पहली प्रति उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी। इस मौके पर राज्यसभा के नेता सदन अरुण जेटली के अलावा राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा समेत कई आला अधिकारी और सांसद मौजूद थे। इस मौके पर सभापति ने कहा कि कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जारी किया गया है। इसमें 1955 से लेकर 2010 तक के विश्व विख्यात नेताओं का केंद्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए चित्र है। इन नेताओं ने उस दौरान के हालात के साथ भारत की महान परंपराओं और चुनौतियों के बावजूद मजबूत होते लोकतंत्र के बारे में खास जिक्र किया था। सभापति ने उपसभापति पीजे कुरियन के बेहतरीन कामकाज की सराहना की। सांसदों ने इस कैलेंडर की थीम को काफी सराहा है। यूनाइटेड किंगडम के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र कुमार शर्मा ने आज राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यसभा के सांसद माजिद मेमन और विप्लव ठाकुर और लोकसभा सांसद किरीट सोलंकी और बीएन गौड़ भी मौजूद थे। संसद भवन में हुई इस मुलाकात पर उपसभापति पीजे कुरियन ने खुशी जाहिर की। वीरेंद्र कुमार शर्मा का संसद भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्र सरकार देश के पिछड़े जिलों के विकास की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े जिलों के परिवर्तन के बारे में आज दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन नीति आयोग ने किया है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री 100 से भी ज्यादा जिलों के प्रभारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया 2022 की परिकल्पना को ध्यान में रखकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सरकार ने 100 से ज्यादा जिन पिछड़े जिलों की पहचान की है उनमें विकास की योजना बनाने और उसे अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार की जानकारी लीक होने की आशंका को खारिज किया है। मीडिया में 500 रुपए देकर एजेंट के जरिए किसी शख्स के आधार से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की खबरें आई थी। UIDAI ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक डेटाबेस से किसी तरह की कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अथॉरिटी का कहना है कि डेमोग्राफिक जानकारी का इस्तेमाल बायोमेट्रिक के बिना नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी के मुताबिक विशेष अधिकारियों को दी गई सुविधा के जरिए किसी का आधार नंबर खो जाने पर उसकी जानकारी जुटाई जाती है। इससे बायोमेट्रिक जानकारियां हासिल नहीं की जा सकती हैं। इसका गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। देशव्यापी स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की शुरुआत कल से हो गई है। यह सर्वेक्षण 4000 से ज्यादा शहरों में और 40 करोड़ से ज्यादा आबादी को लेकर किया जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्रों में सफाई के स्तर की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। गुरुवार से देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 शुरू हो गया।
4041 शहरों और कस्बों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। इसके दायरे में 40 करोड़ की आबादी शामिल है। सर्वे से शहरी क्षेत्रों में सफाई के स्तर की उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा। ये कार्यक्रम 4 जनवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसके तहत शहरों का मूल्यांकन 71 मापदंडों के आधार पर होगा, जैसे खुले में शौच को रोकने के लिए किए गए प्रबंधन, कचरा जमा करने के लिए परिवहन की सुविधा, कचरा प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके। सर्वेक्षण में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर किए गए दावों की भी जांच होगी। अगर दावा झूठा निकला तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल होगा। इस बार राष्ट्रीय के अलावा राज्य स्तर की रैंकिंग भी होगी। सर्वेक्षण के बाद उन निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा जो साफ सफाई के नए तरीके अपना रहे हैं। शहरी और आवास मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण की सफलता के लिए शहरी निकायों को अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया है। केंद्रीय शहरी और आवास कार्य मंत्रालय की ओर से देश में तीसरी बार स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले सर्वेक्षण की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई। तब इसमें 73 प्रमुख शहरों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थिति का आकलन किया गया था। इसमें 10 लाख से ऊपर की आबादी के 53 शहर और तमाम राज्यों की राजधानियां शामिल थीं। दूसरी बार 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ। इस बार सर्वेक्षण में 434 शहरी निकायों को शामिल किया गया। सरकार को उम्मीद है कि ये सर्वेक्षण शहरी निकायों के अलावा आम जनता को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक करने में मददगार साबित होंगे। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आगाज हो चुका है और मेरे साथ हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो लेटेस्ट एडिशन था उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। माना जा रहा है कि दुनिया में अपने तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा। किस तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है? 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो सारा देश ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, इसमें बहुत उन्नति हुई है, बहुत प्रगति हुई है। 100% साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। आपने ODF की बात कही, आपने सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की बात कही, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोवेशन का है कि किस तरह से हम इनोवेशन लाएं अपने म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसके मैनेजमेंट के लिए। मैं तो समझता हूं इनोवेशन की एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसको आगे बढ़ाने में। सर, इस सर्वेक्षण का जो एक बड़ा एम है वो पब्लिक अवेयरनेस का भी है। स्वच्छता ऐप भी है जिससे कई लोग जुड़े हैं, लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके? ऐसे नेशनल लेवल पे एक कैंपेन बना के डील करें और इसमें कई आइडियाज आ रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन कवलजीत के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि ऐसा पाकिस्तान की अपनी जमीन से चरमपंथ को खत्म करने में नाकाम रहने की वजह से किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नॉयट ने कहा कि सैन्य मदद तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। नए साल के पहले दिन ही ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर झूठ बोलने और चरमपंथियों को पनाह देने के आरोप लगाए थे। ट्रंप की फटकार के तुरंत बाद अमेरिका ने पाक को दी जाने वाली $255 मिलियन की सैन्य सहायता बंद करने का ऐलान किया था। A few months ago, we announced the suspension of $255 million in the foreign military assistance. Today, we can confirm that we are suspending national security, or we are suspending security assistance only to Pakistan at this time, until the Pakistani government takes decisive action against groups, including the Afghan Taliban and the Haqqani network. We consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. अमेरिका ने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के कारण विशेष निगरानी सूची में उसे शामिल किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने गुरुवार को घोषणा की है कि अमेरिका इस तरह के उल्लंघन के लिए 10 देशों की सूची तैयार की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हीथर नॉयट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को स्पेशल वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 के तहत अमेरिकी विदेश मंत्रालय सालाना तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाले देशों की सूची तैयार करता है। इस बार म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सूडान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को इस सूची में रखा गया है। खेल की दुनिया से अहम खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच आज से खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक केप टाउन में थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। विराट की अगुवाई में टीम इंडिया पर अफ्रीकी जमीन पर पहली सीरीज जीतने का दारोमदार होगा। भारत 2015 से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है और उसने इस विजय अभियान की शुरुआत श्रीलंका को उसके घर में 2-1 से हराकर की थी। इसके बाद उसने घर में ही दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।